अब हमने जो है वो आगे दो टाइप ऑफ थर्मोमीटर्स पढ़े थे, एक थर्मोकपल और एक थर्मिस्टर। इनके बारे में आपको एक्सप्लेनेशंस आनी चाहिए, इनके बारे में इनको डिस्क्रिप्शन देनी आनी चाहिए, तो वो डिस्क्रिप्शन देखनी पड़ेगी, कुछ कंपैरिजन देखनी पड़ेगी और टेम्परेचर हमारा कंप्लीट हो जाएगा इसी पॉइंट में। ठीक है, अच्छा सो हमने बात करी थी थर्मिस्टर की और थर्मोकपल की, इनको थोड़ा सा डिटेल में यू नीड टू नो द रीजनिंग्स एंड एवरीथिंग। अच्छा, तो अब आ जाते हैं हम अपनी अगली कहानी पे, और पहली कहानी है इसमें से थर्मिस्टर की। अच्छा ना, थर्मिस्टर क्या है? थर्मिस्टर है रेजिस्टेंस बेस्ड थर्मोमीटर, रेजिस्टेंस बेस्ड थर्मोमीटर। अच्छा, और हमने अभी देखा था इसका ग्राफ, कि इसका ग्राफ जो है वो ऐसे बनता है। ठीक है, अब कैसा बनता है? ऐसा बनता है, किधर गया भाई, ऐसा बनता है। और इसमें ऑब्वियसली अब ये थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी इसकी रेजिस्टेंस होगी। ठीक है जी, सो इसकी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी इसकी रेजिस्टेंस है। एंड मजे की बात इसमें यह है कि मजे की बात इसमें यह है कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो इसकी रेजिस्टेंस गिरती है। दैट इज द वियर्ड थिंग अबाउट अ थर्मिस्टर। क्योंकि आप लोगों ने जब मेरे साथ एएस इलेक्ट्रिसिटी पढ़ी थी, आपने रिस्पेक्टिव टीचर पढ़ी होगी एएस इलेक्ट्रिसिटी, तो आपने ये पढ़ा था कि जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो रेजिस्टेंस आपकी इंक्रीज होती है। ऐसा क्यों होता है? टेम्परेचर इंक्रीज होती है, पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, तो जो इलेक्ट्रॉन उसमें से जाने की कोशिश कर रहा था उसको धक्के लगते हैं और उसको और मारम पीटी होती है उसके साथ, वो रुक जाता है बेचारा, उसको और हिंड्रेंस फील होती है, तो इसलिए रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। ठीक है, सो एस इलेक्ट्रिसिटी हमने पढ़ा था भाई, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे किसी भी चीज का तो उसकी रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगी। ठीक है, लेकिन थर्मिस्टर जो है वो करता है अलग कहानी, वो करता है उल्टी कहानी। जब उसमें टेम्परेचर बढ़ाते हो तो उसकी रेजिस्टेंस ड्रेस्टिकली, बहुत ड्रेस्टिकली गिरना शुरू करती है। ठीक है जी, सो वी नीड टू बी एबल टू एक्सप्लेन इसकी ये वाली कहानी। सो लेट्स गेट डाउन टू दैट। अच्छा, सो व्हाई डू थर्मिस्टर्स बिहेव डिफरेंटली? द नंबर वन आंसर इज के बेसिकली जिस चीज से हॉल प्रोब्स बने हुए होते थे, ये भी इन्हीं उसी चीजों से बने हुए हैं। दे आर मेड अप ऑफ, they are made up of semiconductors। अच्छा, सेमीकंडक्टर्स बड़े जो है ना अजीब से होते हैं। ठीक है जी, यू विल नेवर बी रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन अ सेमीकंडक्टर, क्योंकि वो पार्ट आपकी कोर्स में से हट गया है, वो होल वाली थ्योरी और नेगेटिव चार्जेस वाली थ्योरी, तो वो चीज आपके उसमें से हट गई है। तो यू विल नेवर बी आस्क्ड टू एक्सप्लेन द सेमीकंडक्टर वाली चीज, यू विल नेवर बी आस्क्ड टू नो मोर अबाउट सेमीकंडक्टर्स। लेकिन यू नीड टू नो द रीजनिंग फॉर ये सेमीकंडक्टर से बने हुए, तो सेमीकंडक्टर्स में इसमें क्या ताल्लुक है उनका। ठीक है, अच्छा सो बेसिकली जब आप जो है वो क्या करते हो व्हेन यू हीट अप द सब्सटेंस, ठीक है जी, सो अब बेसिकली होगा ये कि जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, ठीक है जी, तो उसकी वजह से क्या होता है? उसकी वजह से आप इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी देते हो। ठीक है, यू गिव एनर्जी टू इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, अब ये जब इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलती है तो दे जंप टू हायर कंडक्शन बैंड्स। ठीक है जी, यानी मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पहले किसी डी एक्साइटेड स्टेट में होते हैं, यानी इनको एनर्जी देते तो ये उठ के ऐसे बैंड्स में घुस जाते हैं, ऐसी जगहों पे आ जाते हैं जहां पे ये बहुत ज्यादा कंडक्टिविटी दे सकते हैं। वो क्यों दे सकते हैं? बिकॉज बेसिकली इसमें से इलेक्ट्रॉन्स बड़ी तादाद में डीलोकलाइज हो जाते हैं। डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑकर्स, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑकर्स, यानी बेसिकली ये होता है कि अब देखो मेटल को हीट करोगे तो मेटल में तो ऑलरेडी डिलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स उतने ही हैं जितने उसके पास शुरू में थे, एंड में भी हीट अप करने के बाद इलेक्ट्रॉन्स में भी उतने ही हैं। ठीक है, सिमिलरली किसी प्लास्टिक को हीट करोगे तो उसमें भी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी वही होंगे। सेमीकंडक्टर में ये होता है, सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो लॉक्ड होते हैं पहले, दे आर काइंड ऑफ लॉक्ड, तो उनका पता नहीं होता, वैसे होता है नॉन एग्जिस्टेंट इलेक्ट्रॉन। लेकिन जब गर्माहट देना शुरू करते हो ना, तब वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के आना शुरू कर देते हैं। वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के आ रहे हैं, बाहर निकल के आ रहे हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन। ऐसा लगता है जैसे किसी जगह किसी मकोड़े के उसमें जो है वो स्प्रे कर दो या कुछ बाहर कुछ खाने के लिए डालो तो कैसे मकोड़े जो है वो
पागलों की तरह निकलते हैं सारे बाहर सब चीजें लेने के लिए। तो इस तरह इलेक्ट्रॉन भी, इसको गर्माहट दो तो पागलों की तरह इलेक्ट्रॉन का हुजूम जो है वो निकलना शुरू हो जाता है। तो ये जब होता है तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स ऐसा लगता है आउट ऑफ द ब्लू ऐसे ही हवा में से आ गए हैं इलेक्ट्रॉन। और ये इलेक्ट्रॉन इतने ज्यादा होते हैं, इतने ज्यादा होते हैं कि ये क्या करते हैं, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो बेसिकली ये कंडक्टिविटी बढ़ा देते हैं, ठीक है, करंट इंक्रीज कर देते हैं, दे इंक्रीज करंट, क्योंकि अब इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए, करंट खुद ही इंक्रीज हो जाएगा। करंट इंक्रीजेज एंड देयरफॉर आपका क्या होता है, आपकी रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज कर जाती है। सो ये पूरी कहानी है एक थर्मिस्टर की। थर्मिस्टर इसलिए बिहेव करते हैं डिफरेंट। बाकी मटेरियल्स उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कांस्टेंट है, उसको गर्माहट दोगे, गर्माहट के भी बाद भी इलेक्ट्रॉन्स होते जाएंगे। सेमीकंडक्टर में मकोड़ों की तरह इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, ठीक है, तो मकोड़ों की तरह इलेक्ट्रॉन इजाद हो रहे होते हैं इसमें बेसिकली, और वो फिर करंट इंक्रीज करते हैं और रेजिस्टेंस को फिर जो है वो डिक्रीज करते हैं। ठीक है, बात समझ में आई, कोई प्रॉब्लम? यस, अच्छा जी। उसके बाद अब चलते हैं हम किस बात पे, लेट्स डिस्कस थर्मोकपल्स। ठीक है जी, थर्मोकपल्स की भी वर्किंग के बारे में यू नीड टू नो थोड़ा बहुत। सो थर्मोकपल्स, अच्छा, वो था रेजिस्टेंस बेस्ड थर्मोमीटर, ये है ईएमएफ बेस्ड थर्मोमीटर, ईएमएफ बेस्ड थर्मोमीटर। ठीक है जी, और ये जो चलता है इट वर्क्स ऑन सीबेक इफेक्ट। ठीक है, सीबेक इफेक्ट पे चलता है ये, और फिर हम इसके बारे में कुछ डिस्कशन करते हैं सीबेक इफेक्ट क्या होता है। अच्छा, सीबेक इफेक्ट काफी सिंपल है अंडरस्टैंड करने के लिए, कुछ इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और मुझे तो अगर कोई मुझसे पूछा तो मुझे पहले पता होना चाहिए था ये, लेकिन खैर अभी आके हमें पता होने जरूरत है। सो बेसिकली ये होता है कि जब आपके पास नॉर्मली कोई भी चीज होती है, व्हेन यू हैव अ नॉर्मल थिंग, ठीक है, कोई भी ऐसा रूम टेम्परेचर पड़ा हुआ है तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, एट एनी टाइम उसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है जी, और अगर कंडक्टर है ये, इफ आई कैन कॉल दिस इज अ कंडक्टर, तो देयर विल बी फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर्स, फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर्स। अच्छा जी, when you have free moving electrons in conductors, अब ऐसा करते हैं एक साइड से इसको हीट अप करना शुरू करते हैं। ठीक है जी, लेट्स स्टार्ट हीटिंग इट अप फ्रॉम वन साइड। सो इफ यू हीट इट अप फ्रॉम वन साइड, सो होता ये है कि ये जो फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी गेन करेंगे, काइनेटिक एनर्जी गेन करेंगे तो खुद ब खुद कूलर साइड पे जाना, मतलब इतनी काइनेटिक एनर्जी होगी, खुद धक्के मार मार के एक दूसरे को, और यहाँ इधर दे विल ट्राई टू गो टू द अदर साइड। ठीक है जी, बिकॉज दे विल मूव फ्रॉम द हॉटर एंड टू द कूलर एंड, राइट। सो जब आप इनको एनर्जी दोगे, सो हीटिंग वन एंड will give energy to the electrons, and they will start moving to cooler side। अच्छा जी, अब मजे की बात क्या है, मजे की बात यह है कि मजे की बात यह है कि ऑब्वियसली इस कंडक्टर की, जो भी कंडक्टर, कॉपर ले लो, जिंक ले लो, गोल्ड ले लो, सिल्वर ले लो, हर चीज की रेजिस्टेंस होती है। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रॉन्स जब फ्लो करना शुरू हो गए हैं गर्माहट की वजह से, तो अब फ्लो तो कर रहे हैं, यानी करंट तो प्रोड्यूस कर रहे हैं, राइट। सो बेसिकली हेंस यू हैव मेड अ करंट, हेंस अ करंट फॉर्म्स। और चलिए, अब जब करंट बन गया और वो एक रेजिस्टेंस में से फ्लो कर रहा है, तो वोल्टेज भी प्रोड्यूस होगा, बिकॉज वोल्टेज क्या था, वोल्टेज था V इक्वल्स टू IR, तो वोल्टेज भी प्रोड्यूस हो गया ऑटोमेटिकली। तो बेसिकली एक तार को जब भी गर्म करोगे और उसके अक्रॉस एक वोल्ट मीटर भी कनेक्ट कर दो, ठीक है, और सिर्फ एक साइड को गर्म करोगे, तो उसके अक्रॉस वोल्टेज डेवलप होना शुरू हो जाएगा। क्यों? बिकॉज एक इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो बनना शुरू हो जाता है, और ऑब्वियसली वो उसकी रेजिस्टेंस में से जब फ्लो करेंगे तो एक वोल्टेज भी बनाएंगे। तो दिस इज दी सीबेक इफेक्ट जिस पे थर्मोकपल्स चलते हैं। ठीक है जी, अब थोड़ी और गहराइयों में घुसते हैं, ये थर्मोकपल बेसिकली कहानी क्या है, ये किस तरह से बनाए जाते हैं, और इसमें क्या क्या चीजों का आपने ख्याल रखना होगा। नाउ बेसिकली होगा ये कि आप थर्मोकपल बनाते हुए यू टेक टू टाइप्स ऑफ मेटल्स। ठीक है जी, एक में होते हैं ज्यादा कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स, एक में होंगे कम कंडक्टिंग, मतलब दोनों मेटल ही हैं,
लेकिन वन विल हैव मोर इलेक्ट्रॉन्स, मोर फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, यानी इसकी नंबर डेंसिटी जो है वो ज्यादा होगी, मोर नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। और इसके अंदर लेस नंबर डेंसिटी है, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन जो अवेलेबल है करंट लेके जाने के लिए वो ही कम है, ठीक है जी। तो अब अगर उन दोनों को इक्वल रेट्स पे, मतलब इक्वल गर्माहट देके करना चाहोगे, उन दोनों के अंदर फ्लो बनाना चाहोगे, ठीक है जी, तो ऑब्वियसली वो डिफरेंट भी होगा, क्योंकि एक के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो एक में करंट ज्यादा होगा, राइट। इसमें करंट जो होगा वो ज्यादा होगा, आई मोर, और इसमें जो करंट होगा वो जो है वो ऑटोमेटिकली कम होगा, इवन इफ यूर हीटिंग देम एट दी सेम टेम्परेचर। अगर दोनों को इतनी गर्माहट दोगे फिर भी इसमें कम होगा, उसमें ज्यादा होगा, बिकॉज इसके इलेक्ट्रॉन ही ज्यादा है, ठीक है जी। सो बेसिकली यूजिंग टू डिफरेंट मटीरियल्स with different number densities, different voltages develop on them, different voltages develop on them for the same heat, for the same temperature, कहना temperature difference। अच्छा जी, जब ये हो रहा है तो फिर आप क्या कर सकते हो, तब आप ये कर सकते हो के यू कैन बेसिकली पुट देम बोथ। अब क्या करोगे, दोनों को जोड़ दो, यानी फॉर एग्जांपल सपोज करो ये ऊपर वाली तार जो है वो मैंने किस चीज की ली, ये मैंने कॉपर की ली, ठीक है। अक्सर और बेशतर थर्मोकपल्स में यही इस्तेमाल होगा, कॉपर की तार इस्तेमाल होती है एक, और एक जिंक की तार इस्तेमाल होती है। कॉपर की नंबर डेंसिटी ज्यादा, जिंक की नंबर डेंसिटी कम। दोनों को मिला के एक जगह गर्म साइड में डालते हो और एक जगह ठंडी साइड में डालते हो, क्योंकि तुम्हें पता है जब इलेक्ट्रॉन्स इधर से उधर जाएंगे तो ऑटोमेटिकली उस साइड को भी गर्म करेंगे। तो आपको हमेशा हमेशा एक टेम्परेचर डिफरेंस चाहिए बिटवीन द टू साइड्स, ताकि इलेक्ट्रॉन्स हर वक्त फ्लो करते रहे और वोल्टेज बनता रहे, ठीक है। अच्छा, अब आप क्या करोगे, आप दो मटेरियल्स को मिला के आप जो है वो इस तरह से रख दोगे, यानी हॉट जंक्शंस में दोनों के जंक्शन मिला दोगे और कोल्ड वाली जगह पे दोनों के जंक्शंस मिला दोगे, ताकि एक आपके पास इस तरीके से बन जाए। अच्छा, और मजे की बात यह होगी क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रॉन ज्यादा फ्लो करेंगे और उसमें से इलेक्ट्रॉन्स कम फ्लो करेंगे, तो ओवर द होल सिस्टम, over the whole system you will have a change in voltage, a change in EMF produced, ठीक है जी। so over the whole system, over the whole system a change in voltage is produced, ठीक है जी। so change in voltage आपका प्रोड्यूस हो जाएगा। दिस इज आपकी पूरी कहानी ऑफ ए थर्मोकपल। एक वायर में नॉर्मली अगर इसको गर्म करोगे तो करंट फ्लो करेगा, रेजिस्टेंस में से वोल्टेज प्रोड्यूस होता है। दो तारों को मिला दो, दो तारों की कहानी क्या है, उन दोनों की डिफरेंट नंबर डेंसिटीज होनी चाहिए, ताकि दोनों में डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ करंट फ्लो हो फॉर द सेम गर्माहट, ठीक है जी। और फिर जब दोनों में डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ करंट फ्लो होंगे तो दोनों के बीच में एक डेल्टा वी प्रोड्यूस होगा, एक डिफरेंस इन वोल्टेज प्रोड्यूस होगा, जिसको आप मेजर कर सकते हो, और वो ये ईएमएफ है जो थर्मोकपल्स में मेजर करके किया जा रहा होता है आपका सारा काम। बात समझ में आई, सीबेक समझ में आया, व्हाट सीबेक, डिड वी अंडरस्टैंड व्हाट द सीबेक इफेक्ट, यस क्लियर हुआ सीबेक इफेक्ट, ठीक है जी। सो थर्मोकपल्स जो है वो सीबेक इफेक्ट इस्तेमाल करते हैं। सो सीबेक इफेक्ट ये हो गया। अच्छा, और एक चीज और भी है, देयर इज समथिंग नोन एज द ऑपोजिट ऑफ सीबेक इफेक्ट, ठीक है जी। ऑपोजिट ऑफ सीबेक इफेक्ट क्या कहलाता है, दैट इज नोन एज द पेल्टियर इफेक्ट, ठीक है जी। साइड इंफॉर्मेशन है ये, ठीक है, इस पे ज्यादा ध्यान नहीं दीजिएगा। पेल्टियर इफेक्ट क्या है, पेल्टियर इफेक्ट सीबेक इफेक्ट का उल्टा है, ठीक है जी। उल्टे से क्या मुराद है, उल्टे से मुराद है कि जब गर्माहट दे रहे हो, जब टेम्परेचर डिफरेंस बना रहे हो तो वोल्टेज लेते हो, ठीक है जी। पेल्टियर इफेक्ट क्या करता है, पेल्टियर इफेक्ट ये करता है कि वो वोल्टेज देता है, यू इनपुट वोल्टेज और यू गेट अ टेम्परेचर डिफरेंस। सो बेसिकली कहानी उसमें उल्टी होती है,
सही है जी। सो यू माइट हैव हर्ड ऑफ थिंग्स पेल्टियर मॉड्यूल्स, हो सकता है किसी ने बचपन में साइंस एग्जीबिशन में पेल्टियर मॉड्यूल से काम भी किया हो। तो वो एक तार होता है दूसरी तार के साथ मिला हुआ, उन दोनों को जब वोल्टेज लगाते हो तो एक तार गर्म होती है एक तार ठंडी होती है। तो इस तरीके से आप एक हीटर भी बना सकते हो और एक इस तरीके से कूलर भी बना सकते हो, एक साइड गर्म होती है एक साइड ठंडी होती है। ये कहानी है आपकी सीबेक इफेक्ट की और पेल्टियर इफेक्ट की। सीबेक इफेक्ट जो है वो थर्मोकपल जो है वो सीबेक इफेक्ट पे चल रहा है। एंड थर्मोकपल की एक बात आपने याद रखनी है। क्या बात याद रखनी है? थर्मोकपल में ये बात याद रखनी है कि इसमें जो आपका जो ईएमएफ होता है, ठीक है जी, द ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेल्टा टेम्परेचर। यानी जो आपका टेम्परेचर का डिफरेंस होगा ये उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसके अलावा आपको थर्मोकपल बनाने की जरूरत बात नहीं है। ये काफी सिंपल काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड, जैसे मैंने आपको बोला लीनियर रिलेशनशिप तो लीनियर रिलेशनशिप। सिमिलरली ओवर हियर भी लीनियर रिलेशनशिप से ही हम अक्सर बेशतर काम करेंगे, वैल्यूज निकालने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा आपको रिगार्डिंग थर्मिस्टर्स एंड थर्मोकपल्स एज फॉर देयर वर्किंग यू डोंट नीड टू नो एनीथिंग एल्स। ये दोनों स्लाइड्स क्लियर? आगे चलें। ठीक है, ओके। नाउ समथिंग मोर सैड टू ब्रेक टू यू, ठीक है। अक्सर बेशतर इस चैप्टर में जो है वो चीजें रट्टाफिकेशन ही है, ठीक है जी। दीज थिंग्स आर रट्टाफिकेशन। तो एक और चीज बची है, लास्ट रह गई है आप लोगों के रटने के लिए। यू ऑल्सो नीड टू बी एबल टू कंपेयर थर्मिस्टर्स एंड थर्मोकपल्स, ठीक है। ये पॉइंटर्स याद करने पड़ेंगे। थर्मिस्टर थर्मोकपल पे किस चीज पे गालिब आ जाता है और थर्मोकपल थर्मिस्टर किस चीज किस सिनेरियोज में गालिब आएगा, यानी मतलब कौन सा बेटर है फॉर विच केस सिनेरियो, ठीक है। अच्छा, तो थर्मिस्टर्स जो होते हैं दे आर मच मोर एक्यूरेट, ठीक है जी। ये सब कुछ याद करना पड़ेगा। दे आर मच मोर एक्यूरेट एंड दे हैव अ हाई रेंज। अच्छा, इससे पहले ये चीजें डिस्कस हो, क्योंकि एक्यूरेट और सेंसिटिव अक्सर बेशतर हम ये कंफ्यूज करते हैं। सो एक्यूरेट का मतलब क्या होता है? एक्यूरेट का मतलब तो आप लोगों ने एएस फिजिक्स में पढ़ा था। उसका मतलब ये था हाउ करेक्ट इज द मेजर्ड टेम्परेचर वैल्यू, हाउ करेक्ट इज द measured temperature value, ठीक है जी। एएस में यह था कि आपका आंसर ट्रू वैल्यू को कितना अप्रोच कर रहा है फिजिकल क्वांटिटीज मेजरमेंट्स में, ठीक है जी। सो एक्यूरेट ये कहलाता है। इसके अलावा आपके पास एक टर्म होता है थर्मोमीटर्स में, दैट इज नोन एज सेंसिटिव। एक चीज सेंसिटिव हो जाए ना, दांत सेंसिटिव हो जाते हैं कभी कभार, तो ये सेंसिटिव भी वही सेंसिटिव है। सेंसिटिव क्या है? हाउ स्मॉल ऑफ अ चेंज कैन थर्मोमीटर रजिस्टर, ठीक है। मतलब क्या हुआ इस बात का? मतलब इस बात का ये हुआ कि एक थर्मोमीटर जो 0.1 डिग्री सेल्सियस तक करेक्ट मेजर करता है, और एक थर्मोमीटर जो 0.01 डिग्री सेल्सियस तक करेक्ट मेजर करता है, ये ज्यादा सेंसिटिव भी कहलाएगा। ज्यादा सेंसिटिव क्यों कहलाएगा? क्योंकि ये इतने छोटे छोटे चेंजेस जो है वो मेजर कर सकता है। मतलब अगर 0.01 का भी चेंज आता है तो ये दिखा देता है, किसी ना किसी ने शो कर देता है। लेकिन इस टेम्परेचर पे, इस थर्मोमीटर पे अगर 0.01 डिग्री सेल्सियस का चेंज आता भी है ना, तो ये दिखा नहीं सकता। इसमें जब तक चेंज 0.1 डिग्री सेल्सियस का नहीं आएगा, ये तब तक कोई रिस्क कुछ शो नहीं करता। लेकिन ये जो है वो ये वाला ज्यादा सेंसिटिव कहलाएगा, बिकॉज दिस कैन चेंज, दिस कैन डिटेक्ट वेरी वेरी स्मॉल चेंजेस इन टेम्परेचर इज वेल, ठीक है जी। तो सेंसिटिविटी का मतलब जो है वो ये है। और लास्ट चीज आपकी क्या है? लास्ट चीज आपकी ये है, वो कहलाती है रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ ए थर्मोमीटर। रिस्पॉन्सिवनेस ये होती है हाउ क्विकली you can measure temperature changes. What does that mean? That means कि सपोज करो आपका टेम्परेचर जा रहा है 0 डिग्री सेल्सियस से, फिर 20 डिग्री सेल्सियस पे गया, फिर 50 डिग्री सेल्सियस पे जा रहा है। अब एक थर्मोमीटर है जो बिल्कुल ऐसे ऐसे चलता है, मतलब जब 0 डिग्री सेल्सियस पे था तो वो 0 डिग्री सेल्सियस दिखाता है, फिर 20 डिग्री सेल्सियस पे वो अभी आहिस्ता, मतलब ये हो रहा है, लेट्स से दिस इज टेकिंग 1 सेकेंड, 1 सेकेंड तो बहुत कम हो गया, 1 मिनट, और ये इधर से इधर जाने में 1 मिनट लेता है। अब ये थर्मोमीटर 20 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने में सपोज करो लेता है 1.5 मिनट्स, और फिर 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने के लिए ये लेता है फिर 2 मिनट। अच्छा, और इसी के बरक्स एक
थर्मोमीटर है जो 0 डिग्री सेल्सियस से जो है वो 20 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है आधे मिनट में, और फिर जो है वो 50 डिग्री सेल्सियस में भी ये जो है वो आधे मिनट में चला जाता है। यानी मतलब कहने की बात यह है जो ग्रीन थर्मोमीटर है ये ज्यादा रिस्पॉन्सिव है। क्यों? बिकॉज टेम्परेचर चेंज हो रहा है, दोनों के लिए टेम्परेचर चेंज हो रहा है, यानी दोनों पे ये टेम्परेचर चेंज लग रहा है, 20 डिग्री सेल्सियस 50 डिग्री सेल्सियस दोनों जा रहे हैं, राइट। लेकिन ये इतनी जल्दी ये चेंज करके दिखा नहीं सकता। इन दी एंड आंसर दोनों सही दे रहे हैं, दोनों एंड में 50 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाते हैं, लेकिन ये वाला जल्दी पहुंचता है, तो दिस इज मच मोर रिस्पॉन्सिव, ये जल्दी काम करता है, ये आपको जल्दी चेंज आपका दिखा देगा। वो वाला आपको मर मर के आपका चेंज दिखा रहा है, हो सकता है इतना मर मर के दिखाएगा कभी कभार आपकी एक्सपेरिमेंट खत्म हो जाए और फिर टेम्परेचर आपका आ रहा हो, तो उसका क्या फायदा, मतलब उस चीज का हमारा क्या फायदा होगा फिर, ठीक है। तो इसको भी हमें लेना पड़ता है, डिफरेंट केस सिनेरियोज में आपको जो है वो डिफरेंट चीजें जो है वो देखनी पड़ती हैं और करनी पड़ती है, ठीक है जी। आई होप ये 3 चीजें क्लियर हो। एक्यूरेट वाला तो आई एम प्रीटी श्योर आसान होता वो समझने के लिए, सेंसिटिव और रिस्पॉन्सिवनेस जो थी वो ये थी। अब ऑफ किस बात के लिए, ऑफ किस खुशी में ऑफ, हाँ अच्छा। तो थर्मिस्टर और थर्मोकपल के बारे में कुछ जो है वो यू नीड टू नो दी पॉइंट्स। थर्मिस्टर्स आर वेरी एक्यूरेट, ठीक है जी, दे आर वेरी एक्यूरेट। थर्मोकपल्स एक्यूरेट नहीं होते इतने, ठीक है। मतलब अगर 50 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर था, थर्मिस्टर 50 डिग्री सेल्सियस दिखाएगा, लेकिन थर्मोकपल फॉर एग्जांपल 45 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा होगा उस पे, तो ये एक्यूरेट नहीं दिखाएगा कभी भी रीडिंग। एक बड़ी प्रॉब्लम थर्मोकपल्स की ये होती है। अच्छा, फिर थर्मिस्टर और थर्मोकपल दोनों की ही बड़ी रेंज होती है, ठीक है, वेरी वेल एप्लीकेटेड फॉर गुड रेंज, उनकी अच्छी रेंज है। थर्मिस्टर लेकिन जो है ये सेंसिटिव नहीं होता, क्योंकि ये छोटी छोटी चेंजेस को नहीं मेजर कर सकता, इट कैन नॉट मेजर छोटी छोटी चेंजेस। लेकिन थर्मोकपल सेंसिटिव बड़ा है, छोटी छोटी चेंज भी आएगी फौरन दिखाएगा, यानी अगर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेंज आया वो दिखा देगा फौरन, ठीक है। थर्मिस्टर नहीं दिखा सकता, वो इतना सेंसिटिव नहीं, ठीक है जी। और दूसरी बात ये, थर्मोकपल रिस्पॉन्सिव भी ज्यादा है, ठीक है जी, ये जल्दी चेंज करता है, ये मर मर के चेंज करता है, ठीक है जी। अच्छा जी, फिर आइडियल सूटेड बिटवीन दिस एंड दिस, ये इसकी रेंज बताई हुई आपको, ठीक है। रेंज को भी डिस्कस कर लेते हैं, रेंज क्या होती है। रेंज होती है मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ टेम्परेचर यू कैन मेजर, ठीक है जी। तो हर थर्मोमीटर के लिए डिफरेंट होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि कोई थर्मोमीटर मोनोटोनस नहीं होता और कोई थर्मोमीटर लीनियर भी नहीं होता। सो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज ऑफ टेम्परेचर यू कैन मेजर, तो जिस रेंज में वो होते हैं हम सिर्फ वो रेंज इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें ऑब्वियसली एक रेंज का कॉन्सेप्ट भी आ जाता है, ठीक है जी। तो रेंज दोनों की होती है, लेकिन थर्मोकपल की रेंज काफी ज्यादा बड़ी होती है, -200 से 1500, ये -25 से 120 ज्यादा है, ठीक है। रोबस्ट इंतहाई बेकार पॉइंटर है कि ये लिखना है कि दोनों बड़े पायदार चीजें हैं, ऐसा नहीं है टूट जाते हैं। मर्क्यूरी ग्लास के अगेंस्ट अगर आ गया तो रोबस्ट है, मतलब मर्क्यूरी ग्लास किसी के मुंह पर रख के मारेगा टूट जाएगा, ये तो चीजें नहीं टूटती है, ठीक है, तो मारा जा सकता है किसी वजह से। फिर डिसएडवांटेजेस, नॉट गुड फॉर रैपिडली चेंजिंग टेम्परेचर, लो रिस्पॉन्सिवनेस, जैसे मैं बताया सेंसिटिव और रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी कम है। इसकी एक बड़ी ड्रॉबैक ये एक्यूरेट है, तो बड़ा अच्छा थर्मोकपल, एक्यूरेट ही है, तो इन दी एंड कभी कभार हमें इसका फायदा नहीं होता है। वेरी गुड फॉर टेम्परेचर चेंजेस, दिस इज वेरी गुड फॉर मेजरिंग एक्यूरेट टेम्परेचर। टेम्परेचर चेंज क्या होता है? टेम्परेचर चेंज होगा टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, तो अगर टेम्परेचर चेंज मेजर करना है तो बड़ी अच्छी कहानी है, क्योंकि टेम्परेचर चेंज अब एक्चुअल से करो या गलत गलत टेम्परेचर से भी चेंज निकाल दो तो वही आएगा, ठीक है। लेकिन थर्मिस्टर जो है वो अक्सर बेशतर वी विल बी यूजिंग जब हमें एक्यूरेट बिल्कुल एग्जैक्ट टेम्परेचर, मतलब अगर 100 डिग्री सेल्सियस मेजर करना तो 100 डिग्री सेल्सियस ही है, तो दैट्स ये दो कहानी है इनकी, ठीक है जी। तो क्यों पढ़ रहे हैं जब एंड में क्या क्या एग्जैक्टली एंड में कोई मतलब क्यों पढ़ रहे हैं ना, अच्छा सवाल है, क्यों पढ़ रहे हैं, में कोई फायदा ही नहीं है इनका कुछ, लेकिन क्या है आपके कोर्स में है, ठीक है। सो आई एम नॉट गोइंग टू ड्रैग द क्लास टू मच, ठीक है। मैं एक ये सवाल करवाऊंगा और 2 ये सवाल करवाऊंगा, छोटे छोटे से सवाल हैं, ये वाला बड़ा सवाल है, ये देखना पड़ेगा, खैर वो भी छोटा है, ये 3 सवाल करेंगे और आज जो है वो हम क्लास एंड कर देंगे, ठीक है। टाइम भी हमारे पास जो है वो होपफुली इतना ही होगा। अच्छा, A thermocouple is made by keeping its junction B fixed in ice at 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये थर्मोकपल की वो स्लाइड कह लो एक तरीके से मैंने कंप्लीट इधर करी है कि थर्मोकपल की डायग्राम इधर मैंने आपको बना के दी है, और थोड़ा सा मैं इसका समझा भी देता हूँ क्या है क्या नहीं कहानी। तो बेसिकली थर्मोकपल ऐसा होता है कि जैसे आप लोग देख रहे हो कॉपर की तार और एक जिंक की तार जा रही है, जिंक की तार के ऊपर मैंने वोल्ट मीटर लगाया हुआ है ताकि मैं वोल्टेज मेजर कर सकूं,
ठीक है। अच्छा, अब आप क्या करते हो, इसके होते हैं दो फिक्स्ड जंक्शन, सॉरी एक फिक्स्ड जंक्शन होता है, एक वेरिएबल जंक्शन होता है। फिक्स्ड वाला कहीं भी फिक्स कर दो, ठीक है। अक्सर वो बेशतर आइस में रख दिया जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस में कांस्टेंट कर दिया जाएगा, भाई ये 0 डिग्री सेल्सियस में कांस्टेंट कर दो इसको, ठीक है जी। और जो ये आपका दूसरा वाला जो जंक्शन होता है, ये इस्तेमाल हो रहा होता है टू मेजर दी टेम्परेचर क्या है, ठीक है। तो कभी कभार इसको बॉइलिंग वाटर में डाला, कभी कभार किसी फ्लूइड में जिसको आप हमें टेम्परेचर मेजर करना है, तो ये इस तरह से आप मेजर करते रहते हो इसके थ्रू। थर्मोकपल बेसिकली इस तरीके से चलता है, ठीक है जी। तो हमने इसमें भी ये किया हुआ है। पहले बोलते हैं 0 डिग्री सेल्सियस में जंक्शन बी रखा हुआ है। जंक्शन ए इज फर्स्ट इंसर्टेड इनटू बॉइलिंग वाटर 100 डिग्री सेल्सियस एंड द वोल्ट मीटर गिव्स द रीडिंग ऑफ प्लस 4.5 वोल्ट्स। यानी जब ये वाली कहानी थी 0 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस वाली कहानी, तो वोल्ट मीटर देता है प्लस 4.5। अच्छा, जंक्शन ए को अब हटा के एक फ्लूइड में डाल देते हैं जिसका अननोन टेम्परेचर है। दी वोल्ट मीटर गिव्स अ रीडिंग ऑफ -2.25 वोल्ट्स, ठीक है जी। पहले 4.5 देता था, अब -2.25 दे रहा है। आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द फ्लूइड, ठीक है। तो आप बड़े समझदार बच्चे हो, आप लोगों को ये आना चाहिए है, क्या आना चाहिए भाई, एक ही पॉइंटर्स में जरूरत है, ईएमएफ जो है वो क्या है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेल्टा टेम्परेचर। अगर ऐसी कहानी है तो कैन आई से ईएमएफ अपॉन डेल्टा टेम्परेचर विल बी इक्वल्स टू के विच इज द कांस्टेंट। तो अब अगर ऐसी कहानी है, तो अगर मैं ईएमएफ 1 ले लूं और टेम्परेचर भी 1 ले लूं, यानी दोनों 1 1 कर लूं, तो अगर मैं कोई ईएमएफ 2 लूं और कोई डेल्टा टेम्परेचर 2 ले लूं, तो वो भी क्या आएगा, वो भी कांस्टेंट के बराबर आएगा। जब दोनों ही कांस्टेंट के बराबर है, यानी दोनों बराबर ही आ रहे हैं, तो हम इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, पहला वाला ईएमएफ क्या था, वो प्लस 4.5 था, तो यू यूज टू गेट ए प्लस 4.5। डेल्टा टेम्परेचर आपका क्या था, आपका डेल्टा टेम्परेचर हुआ करता था 100 डिग्रीज का डिफरेंस था, 100 - 0, ठीक है। 100 - 0 ये कर रहा हूं, इसको बता क्यों रहा हूं इस तरह से गौर से, ताकि एक चीज जरा समझ में आए। 100 - 0। अच्छा, अब देखो रेशियो वाली चीज है, अगर ये सेल्सियस में लोगे तो ये भी सेल्सियस में आ जाएगा, ठीक है जी। और मतलब बेसिकली ये कट जाती है सारी चीजें इसमें ना, रेशियोज में। तो इसमें कोई कहानी ऐसी नहीं है केल्विन में जबरदस्ती केल्विन में करो, या ईएमएफ को जरूर लाजमी वोल्ट्स में लेके जाओ, ऐसी कहानी नहीं है। रेशियो ऊपर नीचे कट जाते हैं, इन दी एंड कहानी आपकी वही आदत। अच्छा, EMF2 क्या है आपका, EMF2 आपका ये है -2.25, ठीक है जी। आपका -2.25 आ रहा है, और अब जो डिफरेंस आ रहा है, वो डिफरेंस क्या आएगा, वो टेम्परेचर हमें नहीं पता, और अभी भी एक जंक्शन तो 0 डिग्री सेल्सियस में ही है, तो यानी वो जो टेम्परेचर आ रहा है वो आ रहा है T-0, ठीक है जी। कोई यहां पे ये गलती ना कर दे कि 0 - T करके आ जाए, भाई अगर आपने जो मूवेबल जंक्शन था उसका टेम्परेचर माइनस किया है फिक्स जंक्शन में से पहले, तो बाद में भी आप वही करोगे, आप उल्टा नहीं करोगे, आप 0 - T नहीं करके आओ, आप T-0 ही करके आओगे, इसको दिमाग में रखना, वरना आंसर की जो पोलैरिटी है वो गलत आएगी, ठीक है जी। सो ये एक कहानी आ गई आपकी। अब काफी सिंपल है, टेम्परेचर विल इक्वल्स टू -2.25 into 100 divided by 4.4, राइट। सो दिस इज वर्किंग आउट टू बी -50। ऐसे ही करना है ना हमें, ये उधर गया, इसने उसको ऊपर मल्टीप्लाई करने को भेजा एंड उसको नीचे डिवाइड करने को भेज दिया। सो -50 डिग्री सेल्सियस इज द आंसर। थैंक यू एमन। सही है जी, सबको क्लियर, आसान था। ये है बच्चों वाली चीजें, ये बच्चों वाली चीजें, ये इसके बच्चे को भी दूंगा तो वो भी कर लेगा, बस को ये बताने की जरूरत थी। सही है, एनी प्रॉब्लम्स, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ। क्लियर, अच्छा जी, अगर क्लियर है तो जल्दी से ये वाला सवाल करते हैं। द EMF generated in a thermocouple thermometer may be used for the measurement of temperature. Figure 7.1 shows the variation with temperature T of EMF E. By reference to figure 7.1, state two disadvantages of using this thermocouple when the EMF is about 1.0 millivolt. तो जब EMF 1.0 millivolt है, तो ये थर्मोकपल इस्तेमाल करने के क्या क्या नुकसानात हैं। नहीं, वजीहत नॉट एक्यूरेट वाली कहानी नहीं लिखेंगे, क्योंकि एक्यूरेसी इसमें, हाँ, तो यू विल राइट बिकॉज टू वैल्यूज, यू विल राइट नॉट मोनोटोनस, ठीक है। ये लिख के आओगे कि दो वैल्यूज आ रही, सही है। सो एक्यूरेट नहीं लिखना, उसको क्लियर करके आओ बात कर, ठीक है। सो नंबर 1 इज टू वैल्यूज ऑफ EMF for same
for two values of temperature, not EMF, for EMF equals to 1.0 millivolt. और क्या डिसएडवांटेज है? एक तो ये टू वैल्यूज की कहानी आ गई, उसी वैल्यू पे दो वैल्यूज आ रही, नॉन लीनियर ग्राफ, वेरी गुड। सो भाई थर्मोकपल की जो फिजिक्स लगाने की बात है वो तो तब है ना जब EMF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन डेल्टा टी, यानी डेल्टा टेम्परेचर में। अगर डेल्टा टेम्परेचर ही और EMF ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं हुए तो इसका क्या फायदा, ये टेढ़े मेढ़े ग्राफ का क्या फायदा? ठीक है, सो दिस इज द प्रॉब्लम, दिस इज अ नॉन लीनियर ग्राफ। तो दो थर्मोमीटर की अक्सर और बेशतर यही दो डिसएडवांटेजेस होंगी जब ऐसे सवाल आपसे पूछे जाएंगे ग्राफ से देके। सो क्या दो डिसएडवांटेज होंगी? एक होगा मोनोटोनस वाला पॉइंट, ठीक है जी, कि ये मोनोटोनस नहीं है। दूसरा वाला प्रॉब्लम ये होगी कि लीनियर नहीं होगा, ठीक है जी। और अक्सर हमारी यही चाहत होती है कि हमारे पास लीनियर ग्राफ हो और नॉन मोनोटोनस हो। अच्छा, monotonous. An alternative to the thermocouple thermometer is the resistance thermometer. State two advantages that a thermocouple thermometer has over a resistance thermometer. तो thermocouple thermometer की resistance thermometer पे क्या क्या advantages थी? This has high responsiveness. ये thermocouple की लिख रहा हूँ, over thermistor. High responsiveness and high sensitivity. ठीक है जी, so आपको ये याद होने की जरूरत है, ठीक है जी। दुआ करके जरूर चाहिएगा कि ना आए ये फालतू चीजें, लेकिन ये अच्छा। एमन ने एक और पॉइंटर भी दिया भाई, हाई रेंज भी लिख सकते हो आप, ठीक है, यू कैन ऑल्सो राइट हाई रेंज, ये भी अच्छी बात है, हाई रेंज भी हो सकता है। सही है जी, आई होप देयर आर नो प्रॉब्लम इन दिस, भी जल्दी करवा रहा हूँ ताकि आप जो ऑफ चाहिए आप लोगों को बच्चे को मिल जाए। अच्छा, द रेजिस्टेंस ऑफ अ थर्मिस्टर एट 0 डिग्री सेल्सियस इज 3840 ohms. At 100 degrees Celsius the resistance is 190 ohm. When the thermistor is placed in water at a particular constant temperature, its resistance is 2300 ohm. Assuming that the resistance of the thermistor varies linearly with temperature, calculate the temperature of the water. तो भाई आपको ये बोल रहे हैं कि रेजिस्टेंस जो है वो वैरी करती है लीनियरली विद टेम्परेचर। वाह भाई, यानी रेजिस्टेंस 1 अपॉन टेम्परेचर 1, टी को कैपिटल लिखते हैं, टाइम क्यों लिख रहा हूँ, resistance 1 upon temperature 1 will equals to constant K, which is resistance 2 upon temperature 2, ठीक है जी। तो अच्छा अब जरा प्रॉब्लम इस बात की ये है कि लीनियरली तो वेरी कर रहा है, लेकिन आई होप ये नजर आ रहा हो कि 0 पे ज्यादा रेजिस्टेंस थी, 100 पे कम रेजिस्टेंस है, तो ग्राफ जो है वो कुछ इस तरीके से बन रहा है और लीनियर रिलेशनशिप है। तो मेरे हिसाब से ऐसा करते हैं कि हम एक लाइन की इक्वेशन निकाल के इसकी और फिर सॉल्व कर लेते हैं, वरना प्रोपोर्शन लगाते हुए गलत आंसर आ सकता है। सो व्हाट यू विल डू, हम क्या करते हैं, लेट्स जस्ट मेक अ ग्राफ ऑफ दिस रेजिस्टेंस अगेंस्ट टेम्परेचर। अच्छा जी, 0 पे 3840 था, ठीक है जी, तो एक पॉइंट जो है वो ये आता है 3840, 0,3840, और एक पॉइंट आता है 100 डिग्री सेल्सियस पे, क्या आ रहा है 190 ओम। सो सपोज करो 100 जो है वो यहाँ पे था, 190 जो है वो यहाँ पे आ रहा है, तो एक पॉइंटर ये आ गया 100,190, ये आ गया। और फिर आप इसमें से ये दो पॉइंट्स को जो है वो क्या कर दोगे, जोड़ दोगे, एक स्ट्रेट लाइन बन गई। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कैसे आती है, y minus y1 will equals to y2 minus y1 upon x2 minus x1 and then x minus x1, राइट। एक्चुअली सो अगर मैं इसको कह लेता हूं x1 y1, इसको कह लेता हूं x2 y2, सो y माइनस y1, y1 क्या था 3840, y2 माइनस y1 190 माइनस 3840, x2 माइनस x1 100 माइनस 0, x माइनस x1 x माइनस 0, ठीक है जी, ये आपने कर लिया। और अब आपसे पूछ रहे हैं जब थर्मिस्टर को हमने पानी में डाला एट कांस्टेंट टेम्परेचर इट्स रेजिस्टेंस इज 2300 ओम। अच्छा, ये x और y की जगह जरा जो है वो ये वैल्यू जगह r था ये, और x जो है वो टेम्परेचर, सो दिस इज r और ये टेम्परेचर है। चलिए अब आपसे क्या पूछ रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं कि 2300 ओम्स की रेजिस्टेंस आ रही है, उस पे टेम्परेचर निकालना है, तो बेसिकली ये r क्या है, ये 2300 है। सो 2300 इधर डाल देते हैं और अब जो है वो हम अपनी सारी कैलकुलेशन कर लेते हैं। सो 2300
माइनस 3840 into 100 divided by 190 minus 3840. So I am getting a temperature of 42.191, 42.19 degree Celsius. So थ्री सिग्निफिकेंट, वन सिग्निफिकेंट, वन सिग्निफिकेंट, वन सिग्निफिकेंट बहुत सारी वैल्यूज, वन सिग्निफिकेंट बहुत कम हो जाएगा तो मैं इसको 42 डिग्री सेल्सियस लिख के आ फाइनल। अच्छा, फिर आ जाते हैं द टेम्परेचर ऑफ द वाटर एज मेजर्ड ऑन द थर्मोडायनेमिक स्केल इज 286 केल्विन। यानी थर्मोडायनेमिक स्केल जो आपका एब्सोल्यूट स्केल था, ठीक है, इसको थर्मोडायनेमिक स्केल को एब्सोल्यूट स्केल भी कहते हैं, मतलब ये वही बात है, एब्सोल्यूट स्केल। तो इस पे जब मेजर किया तो 286 केल्विन आ रहा था, ठीक है। अच्छा, जरा पहले ये मुझे कोई बताएगा 42 डिग्री सेल्सियस केल्विन में क्या होगा? ये केल्विन में क्या आ रही है वैल्यू? सेल्सियस को आप केल्विन में कन्वर्ट करते थे बाय एडिंग 273.15। तो 273.15 जब आप इसमें ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 42 प्लस 273.15 विल तकरीबन गिव यू 315.15। दिस इज योर केल्विन में। अब देखो 315.15 आ रहा है, 286 केल्विन असल में है, तो ये क्यों हुआ होगा? ये इतना बड़ा चेंज क्यों आ रहा है? अगर तो ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ था तो ये तो नहीं होना चाहिए था। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये जो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है आपकी, ये रेजिस्टेंस जो है वो आपकी लीनियरली नहीं वेरी कर रही है, ये कुछ और कहानी दिखा रही है आपको, ठीक है। तो बस आपने यहाँ पे ये लिखना है, आपने थर्मोडायनेमिक स्केल ऑफ टेम्परेचर बाय रेफरेंस टू व्हाट इज मेंट बाय थर्मोडायनेमिक स्केल। थर्मोडायनेमिक स्केल इज द एब्सोल्यूट स्केल, ठीक है जी, जिस विच इज अ लीनियर स्केल, ठीक है, जिसमें 273.16 डिविजन्स हैं, 2 पॉइंट्स में बना हुआ है, बड़े ही बाकमाल पॉइंट्स पे। तो उसके लिहाज से लीनियर टेम्परेचर है ये बिल्कुल एक्यूरेट टेम्परेचर है आपका, ये असल टेम्परेचर है। और आपका जो टेम्परेचर आ रहा है वो गलत आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं है, ये ग्राफ असल में टेढ़ा मेढ़ा कुछ और है। द रिलेशनशिप ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर इज नॉन लीनियर, ठीक है जी। आपकी टेम्परेचर की क्लास यहाँ पे खत्म होती है, आज का सेशन भी आज यहाँ पे खत्म होता है।